तो आज हम शुरू करते हैं अपना बेसिक एनसीईआरटी आंदोलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग इस काम को बहुत अच्छे से अब आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना ज्योग्राफी का सेगमेंट। डन है। टीना डाबी का एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे, उनके पेज पे भी है। तो उनसे पूछा गया कि आपने बहुत इतिहास रचा, उसमें अथर आमिर और टीना डाबी रैंक 1 रैंक 2 दोनों साथ बैठे थे। तो उनसे सिंपल सा पूछा गया कि अगर आप मैसेज देना चाहें यूपीएससी एस्पिरेंट्स को या जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या एक चीज पे फोकस करें जिससे उनका ओरिएंटेशन तय हो जाए ताकि आपकी तरफ वो भी एक अच्छी सफलता करें। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, नो द कंट्री, नो द इंडिया, भारत को जानो। ठीक है, भारत मतलब हमारा देश, वो एक राजनीतिक इकाई के रूप में, एक सामाजिक इकाई के रूप में, एक सोशल यूनिटी के रूप में, एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में, एक कल्चरल यूनिट के रूप में, एक ज्योग्राफिकल यूनिट के रूप में, इकोनॉमिक यूनिट के रूप में कंट्री कैसी है। बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ये, भारत को जानो। एक्चुअली में यूपीएससी का पूरा एग्जाम इसी एक डायमेंशन के आसपास घूमता है। मैंने इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया है एज अ टीचर। जब मैं उसके साथ लगातार रिसर्च कर रहा हूं तो मुझे एक और मॉडिफिकेशन मिला, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। और यूपीएससी को जहां तक मुझे समझ में आता है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट से वो क्या जानने की कोशिश करेगा, नो द वो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, भारत की समस्याओं को जानो। ठीक है, अब जो आज की रिक्वायरमेंट है वो कहता है नो द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, भारत की समस्याओं को जानो। वो सॉल्यूशन के बारे में भी बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि अभी इसके लिए बहुत दूर तक जाओगे। भारत पाकिस्तान की समस्या का सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हो, राइट? कोई आपके पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन वो कहता है कि इस एग्जाम का जो पूरा नेचर है यूपीएससी का या सिविल सर्विसेज का, नो द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, भारत की समस्याओं को समझो कि इंडिया किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। एक बार आपने प्रॉब्लम, अगर आप देखोगे ध्यान से, बहुत ध्यान से अगर पेपर को देखोगे तो आप देखोगे प्रॉब्लम्स के आसपास ही सारे क्वेश्चंस को बुना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो उम्मीद करते हैं कि आज कंट्री में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप सही तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसको आप सही तरीके से जो है वो एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। चले हम लोग आगे, लेट्स स्टार्ट इट। अब हम लोग इसको जो है वो शुरू करते हैं। तो भारत की समस्याएं क्या हैं? एक यूपीएससी का स्टूडेंट अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के दम पर क्या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी एनसीईआरटी की बुक्स में उन प्रॉब्लम्स के बारे में कहां बताया गया है और जिनको मैं आइडेंटिफाई करके अपने मेंस के जो क्वेश्चंस हैं या जो प्री के क्वेश्चन हैं उनको मैं कैसे शॉर्ट आउट कर सकता हूं। बेसिक पर्पस क्या है मेरी क्लास का? मेरी क्लास का सबसे पहला पर्पस है कि लर्निंग करना, दूसरा जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे हमें अटेम्प्ट करना है, मेरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। यही 2 पर्पस है, हाँ या ना मुझे बताइए। और तीसरा, कम टाइम में स्मार्ट नोट्स मेरे तैयार हो जाएं ताकि मैं उनको अपनी दीवारों पे भी चिपका के अपना काम इजीली कर सकूं। तो ये 3 मेरे पर्पस हैं। लेकिन यूएनसी, आपको ये पता होगा कि एनसीईआरटी का यूज करके यूपीएससी के क्वेश्चन को भेजने के लिए हमें एक लिंक डेवलप करना पड़ेगा और वही लिंक आज मैं डेवलप करने जा रहा हूं ताकि ये 2000 पन्ने से ज्यादा का जो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आया है, ये डॉक्यूमेंट आपके कई क्वेश्चंस का बेस बन सके और आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर निकल सको। अगर आज आपके पास मेंस का पेपर रखा हुआ है, अपनी मेज पर रखो और इस क्लास के खत्म होते होते मैं कम से कम 4 क्वेश्चन यानी लगभग 60 नंबर से ज्यादा का सेगमेंट आज मैं आपको करा के जाऊंगा इस क्लास के अंत तक। बट आपको मेरे साथ बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा और ब्रॉडर हॉराइजन पे जाना पड़ेगा कि सिर्फ ज्यादातर टीचर इस तरह पढ़ाते हैं फैक्ट फाइल के रूप में कि वो आपका प्री का पोर्शन कवर करते हैं, लेकिन मैं एक ब्रॉडर हॉराइजन में आपसे डिस्कस करूंगा कि आप प्री तो छोड़िए, मेंस के भी आप जाकर हिटिंग कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेम टाइम को हम ज्यादा जो है डबलिंग कर सकें, दैट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक एस्पेक्ट प्रिपेयर करता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी लिखो, शुरू करो मेरे साथ। भूगोल के महत्व को समझते हैं। मैंने अभी जब पेपर 1 में डिस्कस किया, हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, आज जरा ध्यान से देखो। एक ओवरव्यू हम लेते हैं प्रॉब्लम्स में। क्या तुम्हें लगता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स एक यूनिफाइड पॉलिटिक्स के रूप में चलती है? क्या ऐसा होता है कि जब यूपी, बिहार, बंगाल कहीं पर भी जो है वो एक जब इलेक्शन होते हैं तो वहां हम अपनी जाति, अपने धर्म, अपने क्षेत्र, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेजेस, क्या हम उनको लेकर किनारे नहीं हो जाते? मुझे बताइए हाँ या ना। जब हम झंडा फहराते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी को राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम वोटिंग करते हैं तो अपनी माइनर आइडेंटिटीज को, अपनी छोटी छोटी आइडेंटिटीज को नेशनल आइडेंटिटीज के ऊपर लेकर चले जाते हैं। क्या आपने इस तरह का जो है वो साउथ में होने वाले जो इलेक्शन है वहां नहीं ध्यान दिया, बंगाल में होने वाले इलेक्शन को ध्यान नहीं दिया, या आने वाले समय में जो है टाइम में हमारा यूपी, बिहार में होने वाले इलेक्शन में ये फैक्टर्स नहीं होंगे? क्या आप इस चीज को लेकर अवेयर हैं? अगर हैं तो आप पेपर 1 में आप जाएंगे, जो हम सोशल फैब्रिक्स यानी अपने सामाजिक दायित्वों की बात करते हैं,
तो वहां हमें समझ में आता है कि भारत में बहुत तरह की विभाजन है। ये विभाजन कहां से आया? ये विभाजन आता है भूगोल से। ज्योग्राफी सबसे पहले इस तरह के जो है डिवीजन तय करता है। अगर भारत को एक बार पूरी ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे भारत बहुत विविधता से भरा हुआ है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज है यहां पे। अगर हिमालय क्षेत्र को देखोगे तो वो एक अलग तरह का जो है वो क्या है, भूआकृतिक प्रदेश है। तो वहां का भूआकृतिक प्रदेश यानी फिजियोग्राफिक डिवीजन बिल्कुल अलग है, पहाड़ है वहां पे, जलवायु अलग है, वहां का जो है पादप यानी कि फ्लोरा और फौना बिल्कुल अलग है, वहां के लोग अलग तरीके से दिखाई पड़ते हैं, उनका कल्चरल सेटअप भी अलग है। भारत के मैदानों यानी प्लेन्स में आओगे तो वहां जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव जाओगे, लेकिन वहां पर क्या होगा, ढेर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी देखोगे, यानी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। वहीं अगर भारत के रेगिस्तानी इलाकों में जाओगे, थार डेजर्ट की तरफ जाओगे, तुम पाओगे कि वहां एक अलग तरह का समुदाय रह रहा है, एक अलग तरह का सांस्कृतिक विन्यास है, वहां पे खान पान अलग है, जलवायु बिल्कुल अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तुम देखोगे वहां की क्लाइमेटिक सिस्टम बिल्कुल अलग है, बारिश का पैटर्न बिल्कुल अलग है, वहां की जो है फ्लोरा और फौना बिल्कुल अलग है, लोग अलग हैं, सांस्कृतिक पहचाने उनकी अलग हैं। जब साउथ यानी पेनिनसुलर इंडिया की तरफ जाओगे तो तुम देखोगे कि वहां के लोग, वहां की पहचाने, वहां की बोली भाषा बिल्कुल अलग है। जब कोस्टल यानी कि भारत के दोनों तटीय इलाकों में जाओगे, जब तटीय मैदानों की तरफ जाओगे तो वहां तुम्हें अलग तरह के समुदाय अलग तरह का खान पान, अलग तरह का कल्चरल सेटअप तुम्हें वहां पे दिखाई पड़ेगा। अब इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी भाषा, हमारी पहचाने, हमारा कल्चर, हमारा सेटअप ये बड़ा डाइवर्सिफाई होता चला जाता है। बड़े ध्यान से आज का डिस्कशन समझना। अगर यूपीएससी तुम्हारे दिल में तुम्हें बसाना है, लबासना पहुंचना है, तो तुम्हें इस चीज को बड़े ध्यान समझना पड़ेगा। इतनी विविधताओं को भारत को एक साथ जोड़ना है। भारत क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने प्रियम्बल में क्या लिखा? हमने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों की बात हो रही तो हमने ये नहीं कहा हम भारत के मराठी लोग, हम भारत के बिहारी लोग, हम भारत के आंध्रा लोग, नहीं, हम तेलुगु तमिल के बारे में बात कर। हमने क्या कहा? हमने अपने प्रियम्बल में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी हमारी सर्वोत्तम सर्वोपरि पहचान, आइडेंटिटी कौन सी होगी? वो हमारी भारतीय होने की होगी। बड़े ध्यान से आज का डिस्कशन सुनना। टीना डाबी ने यही कहा, नो द कंट्री। मैं कहता हूं नो द प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्री एंड यू विल बी वेरी नियर टू द यूपीएससी। आप भारत की समस्याओं को जितनी बारीकी से समझोगे, आप यूपीएससी में उतना ही आसानी से अंदर प्रवेश कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो सर्विस होने जा रही है, जो आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, आपका काम ही रहेगा कि आपके सामने समाज और सरकारें प्रॉब्लम्स लाके रख देंगी और आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप उनका सॉल्यूशन उनके सामने प्रस्तुत करो। वो चाहे किसी भी रूप में हमारे सामने आए, चाहे वो दंगे हो, चाहे वो कोविड का व्यवस्था हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, किसी भी चीज के बारे में अगर बात होती है तो उम्मीद की जाती है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, चाहे वो राज्य की ब्यूरोक्रेसी हो यानी पीसीएस, या सेंट्रल की ब्यूरोक्रेसी हो यानी आईएएस आईपीएस ऑफिसर, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके लेकर आएंगे ही आएंगे। तो डेफिनेटली यू विल बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। लेकिन आपको ये सॉल्यूशन निकालने के लिए, किसी भी चीज का सॉल्यूशन हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें प्रॉब्लम की सही पहचान हो। तो इसका मतलब है, अगर मैं भारत पेपर 1 से शुरू करूं, जीएस पेपर 1 से, तो मुझे पता है कि भारत की सामाजिक विविधताएं बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक कौन है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है आपका ज्योग्राफी। भूगोल की विविधता, जलवायु की विविधता, हमारी परिस्थितियों, मौसम की विविधता हमारे बहुत से ज्यादा चीजों को डिफाइन करती है। हम किस रूप से, हमारे मकान कैसे होंगे, हमारा आर्किटेक्चर कैसा होगा, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते पीते हैं, हमारी बोली भाषा, इतनी विविधता है कि हर भारत के एनसीईआरटी कहता है अपनी किताब में कि भारत के 80 किलोमीटर, जब 9th क्लास में आप जाते हैं, 80 किलोमीटर में भारत में डायलेक्ट बदल जाता है, यानी कि एक ही हिंदी भाषा बोलना अगर आप बोल रहे हो तो 80 किलोमीटर के बाद हिंदी भाषा बोलने का तरीका तुम्हारे यहां बदल जाता है। राइट? ऐसी कंडीशन में, ऐसे देश में सामाजिक समरसता यानी सोशल हार्मोनी को मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब आप सर्विस में जाओगे। सो हाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी लिखो। भूगोल के महत्व में, भूगोल हमें सबसे पहले मदद करता है। जब आप 7th क्लास की एनसीईआरटी में आओगे मेरे साथ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज की डेट में वहीं से पूछे जा रहे हैं। 7th क्लास की जब आप एनसीईआरटी में प्रवेश करोगे, ठीक है, सबसे पहले कहता, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पूरी आज ज्योग्राफी को बुन देता हूं, ठीक है, पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक, आज जेईई मेंस के पेपर को एक सीरीज में बुन दूंगा। आज आपके सामने जो पिक्चर तैयार होगी उसके बाद कहोगे यस, मैं अपनी एनसीईआरटी को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने की हालत में हूं। पहले कहता है यू नो द नेचुरल एनवायरमेंट, यानी प्राकृतिक पर्यावरण को आप समझ पाओगे। लिखो, टू नो द नेचुरल एनवायरमेंट। आज क्या पढ़ाया मैंने अपने ओजांक जीएस एनसीईआरटी वाले चैनल पे? आज मैंने आपको एक पेड़ की कहानी सुनाई, उसको जो है धरोहर का दर्जा दिया गया, यस या नो? तो सबसे बड़ी बात, आपका प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण जिसको मनुष्य ने नहीं, जिसको प्रकृति ने तैयार किया, व्हाई इट इज नोन एज नेचुरल एनवायरमेंट। पहला लिखो, व्हाई इट इज नोन एज, लिखो, तुम लिखो, टीचर को छोड़ना नहीं, कहीं भी पढ़ो। मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, आज मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था ना वहां पे, इकोलॉजी, पूरा समझाया ना इकोलॉजी क्या होती है। व्हाई इट इज नोन एज नेचुरल एनवायरमेंट। लिखो, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ।
अभी देखो ना, एनसीईआरटी ऐसा निचोड़ के तुम्हारे सामने डालूंगा कि आज के बाद ज्योग्राफी में कोई तुम्हें चैलेंज नहीं कर पाएगा, ये मैं तुम्हें कह रहा हूं। लेकिन मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा चीजों को इनोवेट करता हूं, उसको बहुत ज्यादा तोड़ता मरोड़ता हूं। मैं वो वाला फैक्ट फाइल नहीं पढ़ाऊंगा, बड़ा आसान होता है, उसमें टीचर आंख बंद करके पढ़ा लेता, लिखो इसके बाद ये स्लाइड दिख रही है लिखो। लेकिन ओजांक जो है वो रेस्ट नहीं करता है। लेकिन उसी तरह फिर इसके बाद ज्योग्राफी में एक अलग ही डायमेंशन पे तुम खड़े होगे। व्हाई इट इज नोन एज नेचुरल, लिखो क्वेश्चन, इसे प्राकृतिक पर्यावरण क्यों कहते हैं, आगे बताऊंगा। नो टू नो द सोसाइटी, सोसाइटी कभी भी अपने आसपास के इंटरेक्शन के बिना कभी भी डेवलप नहीं होती है, ठीक है, समाज को जानने में। पेपर 1, जीएस पेपर 1 लिख लेना, राइट, टू नो द सोसाइटी। और आज जिसने क्लास नहीं की है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ेगा। मैं लिख लो, ओजांग सर ने कहा है, वन हु वाज द मास्टर ऑफ स्टैटोडायनेमिक्स, जिसको स्टैटोडायनेमिक का ट्रिक पता है, 50% मेंस का पेपर उसका है और इतना ही पे ही सिलेक्शन होता है, टेंशन मत लो, उसको कोई मेंस में रोक नहीं पाएगा, ठीक है। इट डजंट मैटर कि मैं 4000 रुपए फीस ले रहा हूं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। द मैटर इज कि अगर तुम मेरे साथ कुछ भी टाइम अपना एंजॉय कर रहे हो जो है स्पेंड, तो वो तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए। बस मेरे लिए सबसे बड़ा जो एक जुनून है वो यही है। अब आपके ऊपर है मेरे इस जुनून के साथ चल पाते हो कि नहीं। टू नो द सोसाइटी, अभी मैंने क्या बताया, सोसाइटी हमारी हेट्रोजीनियस है, इट इज नॉट होमोजीनियस। हम यूरोप के समाज की तरह नहीं है। यूरोपियन हमें ज्ञान देके जाते हैं, बहुत सी भी डिस्कशन होगी, यूरोपियन ज्ञान देके आते हैं। आज से 3 दिन पहले जो है वो दैनिक जागरण में एक एडिटोरियल आया था कि जब तक हम पश्चिमी चीजों को नहीं देखते या पश्चिम आके हमें नहीं समझाता, हमारी समझ में नहीं आता, ठीक है। वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न, मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं सोसाइटी की क्लास में, वन हु इज वेस्टर्न, हर चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक हमने मान ली। मतलब भारतीयों का आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं है, हमने ये मान लिया। हमारी ही बात को जब वेस्टर्न जाकर कहता तो हम कहते वाओ ये तो सही है, लेकिन हमें हमारा ही आदमी कोई समझाता हम कहते हैं बेकार है, रूढ़िवादी है, ये जो है वो कंजर्वेटिव है। So you have to understand the nature of society, और इंडियन सोसाइटी इज अ हेट्रोजीनियस सोसाइटी। भारतीय समाज एक विषम समाज है, और इस विषम समाज में सोच के देखो, तुम एक डीएम हो, आज से एक डीएम हो एक ऐसे समाज में जहां जातीय, भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक इतनी विविधताएं हैं, और तुम्हें सरकार के संविधान से यह मिला हुआ है, तुम्हें संविधान से कि तुम्हें सबका विकास करना है। तुम्हारे ही क्षेत्र में एक आधुनिक समाज रहता है जो अपने आप को आधुनिक कहता है, प्रोग्रेसिव, जिसको सड़क, बिजली, हॉस्पिटल चाहिए, और तुम्हारे यहां एक समाज ऐसा है जो ट्राइबल है, जो अपने वनवासी इलाके में रहना चाहता है। दोनों की जरूरतें बिल्कुल अलग है और विरोधाभासी हैं, दोनों की जरूरतें अलग हैं और विरोधाभासी है। आप डीएम हो या आपके क्षेत्र में हो या आप वहां के मुख्य सचिव हो, अंदाजा लगाओ, थोड़ी देर फील करो अपने अंदर जो बात कहने जा रहा हूं। जंगल वाला चाहेगा कि जंगल का विस्तार हो, जंगल पर उसका अधिकार मिले, जो है वो जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करे, और जो शहरी व्यक्ति है वो सोचेगा कि सड़कें जो है 6 लेन 8 लेन की हो जाए, ये जंगल कटे या रहे, यहां पर हमारा मकान जो है वो और दूर तक विस्तारित हो, शहर का और विस्तार हो, अम्यूजमेंट पार्क हो, मॉल्स बने, सड़कें बने। दोनों तुम्हारे क्षेत्र के अंदर आते हैं, दोनों भारत के निवासी हैं, इस समाज का हिस्सा है, लेकिन दोनों की जरूरतें क्या है, बिल्कुल अलग है। अब दोनों की बिल्कुल अलग जरूरतों को आपको संतुलित करना है। दिस इज द चैलेंज ऑफ यूपीएससी। जिस सेवा का आप हिस्सा बनना चाहते हो, जिस लबासना का आप ड्रीम देखना चाहते हो, वो एक बहुत ही वैचारिक जो है वो तथ्य प्रस्तुत करती है, वो बताती है कि कितने बड़े चैलेंजेस को आपको डील करना पड़ेगा आगे। तो तब तक मैंने इसीलिए कहा यह क्लास आज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको जिस रास्ते जाना है आप चले जाओ, लेकिन आज मेरी बात को पकड़ लेना कि इसमें सॉल्यूशन क्या होगा ये अभी हमारे हाथ में नहीं है, बट जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम प्रॉब्लम को सही ढंग से समझ गए तो हमें समझ में आएगा कि हमें कहां जाना है। सो हम अपने सोसाइटी के नेचर को समझे बिना सोसाइटी को हम कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट वन, नॉलेज ऑफ कल्चर, हमें संस्कृतियों का ज्ञान होता है, यही टकराव का सबसे बड़ा कारण होता है। वी नो द नॉलेज ऑफ कल्चर, हमें संस्कृतियों का ज्ञान होता है। लिखते जाओ तेजी से मेरे साथ। देन वी नो द नॉलेज ऑफ प्लेसेस, हमें स्थान का ज्ञान होता है। वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ प्लेसेस, हमें स्थान का, भूगोल हमें बताता है व्हाट द प्लेस दिस इज, राइट। और ये प्लेसेस का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू फाइंड आउट द रिसोर्सेस, तुम्हें जो है अपने राष्ट्र की इकोनॉमी के लिए रिसोर्सेस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। प्लेसेस बताते हैं कि कहां पर आप रिहैबिलिटेट कर सकते हो, कहां नहीं कर सकते हो, नदियां कहां पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, कहां नहीं की जा सकती, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, बिना ज्योग्राफी को समझे इकोनॉमिक्स आपके लिए एक अछूता सब्जेक्ट बना रहेगा। यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको अर्थव्यवस्था की नॉलेज होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योग्राफी इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और मदर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा,
राइट। अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। मैं आपको अभी स्टैटोडायनामिक पढ़ाता हूं। अभी आपने नोटिस किया कुछ दिन पहले एसडीजी की रिपोर्ट आई, नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी, उसमें बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य रहा, इसमें सबसे इंडेक्स में सबसे नीचे रहा। आप लोग अवेयर हो? हाँ ना मुझे बताते जाओ। हाँ सर, हमने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, और उजांग के साथ। भूगोल की तो खैर बात की बात है, इसका तो तुम्हें मैं मास्टर कर दूंगा। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं सीखा तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहा हूं आपसे, बहुत ज्यादा आप कैलकुलेशन मत करना। बट याद रखना, तुमने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्या है जिसके पास, अगर हम अभी आगे हिस्ट्री में मैं आपको जोड़ूंगा, जो कभी मिथिला जो है, अगर वो जनक जो है वो राज्य था, या अगर हम बात करें जो बुद्ध की कभी धरती थी, जो सबसे बड़ा मगध इंपायर हुआ करता था जहां मौर्य हुआ, जो पाटलिपुत्र पटना जो है वो कभी इतनी बड़ी इंपायर, इतना बड़ा प्रॉस्परस सेगमेंट था, आज वो सबसे पिछड़ा हुआ क्यों है भूगोल के क्षेत्र में? और आपने कल देखा कि अभी एक कहीं शायद मैंने आर्टिकल पढ़ा कि बिहारी होने पर शर्म क्यों, शायद पता नहीं कहां आया था, मेरी नजर के सामने पड़ा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट यह है, आखिर ऐसे कौन से ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या सोशल फैक्टर ऐसे हैं जहां पर वो राज्य जो कभी ऐतिहासिक रूप से सर्वोपरि था, नालंदा विश्वविद्यालय जैसा दुनिया का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय उसके पास था, ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े एम्पायर, महाजनपद हुआ करते थे, आज वो हमारे सारे सूचकांकों में सबसे पिछड़ा हुआ क्यों है? वाई देयर, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर रीजन। क्या उसकी पॉलिटिक्स, क्या उसकी इकोनॉमिक, या उसकी सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट उसकी सोसाइटी या उसकी ज्योग्राफी, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो उसको पिछाड़ रही है, उसको जो है वो पीछे लेकर जा रही है? राइट। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ गया, क्योंकि आप क्या करोगे, आप वो फैक्टर याद कर लोगे कि किसकी रैंक 1 है, किसकी रैंक 2 है, किसकी रैंक लास्ट है। बट यूपीएससी में जब आप जाते हो, स्पेशली जब प्री में जाते हो, आप स्टेट एग्जाम में भी जाते हो, तो ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में आपके विचार से इसके पिछड़ेपन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। राइट। ये क्वेश्चन आपने भी देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चन अब डाटा डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, पहले पूछा करते थे, अब नहीं पूछते हैं। आपके हिसाब से वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो उस रिपोर्ट में दिया गया है। तो वो कारण बहुत बड़े, यानी कि ब्रह्मांड के बाहर, वो बड़ी सिंपल सी चीजों के बारे में आपसे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, वी हैव द नॉलेज ऑफ, अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हमें अपने एटमॉस्फेयर, हमें अपने वायुमंडल, हमें अपने क्लाइमेट के बारे में नॉलेज होता है। अगर आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा तो लगातार भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पे, राइट, यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों पे हमें चक्रवाती तूफान, यानी कि हमें साइक्लोन का सामना करना पड़े। आर यू अवेयर अबाउट दैट और नॉट? ठीक है, हमें 2 भयानक तूफानों का सामना करना पड़ा जिसमें बहुत जानमाल की हानि हुई। ठीक है, और हमें बड़ी से बड़ी एनडीआरएफ की टीम्स लगानी पड़ी उसमें। और सबसे मजेदार बात रही है कि भारत का पश्चिमी तट और भारत का पूर्वी तट, यानी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सागर, दोनों में हमें चक्रवात का सामना बैक टू बैक करना पड़ा। आर यू अवेयर अबाउट दैट और नॉट? राइट, हो अवेयर? मैं करंट अफेयर्स के साथ जोड़ रहा हूं। पर आपने उनके नाम भी याद कर लिए होंगे भाई, यास जो था, या जो है वो फलाना चक्रवात था, एम्फान था उससे पहले, आपने नाम याद कर लिया होगा और आपको लगा होगा कि हमारी तैयारी तो पूरी हो गई है। बट सवाल यह है कि उसके पीछे जो लॉजिक है, आपने कई पेपर में पढ़ा होगा, उसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक आया था वो आया था कि वाई देयर इज द ऑकरेंस ऑफ द साइक्लोन्स अगेन एंड अगेन। हमें यह पता था कि प्राचीन समय से, आप जो भूगोल भी पढ़ोगे, बे ऑफ बंगाल यानी भारत के पूर्वी तटों की तरफ हमेशा जो है चक्रवात आता था, लेकिन भारत का पश्चिमी तट जो है वो इतने सघन, इतने तेज चक्रवातों के प्रभाव में कभी नहीं आया। आप देखेंगे कि जो इस बार हमारा जो पूर्वी तट पर चक्रवात है, यानी ईस्टर्न कोस्ट पे जो हमारा साइक्लोन था, वो कम डिजास्टर्स हुआ, और जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट पे था वो हमारे लिए ज्यादा डिजास्टर्स हुआ। सवाल है कि ऐसे कौन से फैक्टर, जो क्वेश्चन आपका बनेगा जीएस पेपर 1 में, वो क्वेश्चन आपका ये बनेगा, व्हाई इट इज सो डेंजरस, आपकी इसकी ऑकरेंस क्यों हो रही है बार बार, और वो इतने ज्यादा क्यों बन रहे हैं, और वहां जहां पर कभी चक्रवात इतने नहीं आया करते थे वहां ऑकरेंस ऑफ साइक्लोन्स क्यों है, यानी चक्रवात वहां क्यों बन रहे हैं, और भारत का जो पश्चिमी यानी अरेबियन सी जो काफी हद तक खुला हुआ है, वहां पर चक्रवातों के बनने के पीछे कौन कौन से लॉजिकल रीजंस अवेलेबल है। सो दैट मीन दिस इज अ चेंजिंग ज्योग्राफी, भूगोल बदल रहा है। अब आप जो है वो 20 साल पुराने डाटा के दम पे आज की परिस्थितियों के बारे में बात नहीं कर सकते। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आईएएस ऑफिसर के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, लबासना में एक अलग जो है वो सब्जेक्ट के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है। और मैंने जब पावर ऑफ आईएएस पढ़ाया था उसमें आपको तो बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट का उस डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है, डीएम होता है, याद रखिएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। आज आप देखेंगे कुछ शहर वायु प्रदूषण से परेशान है। सो नॉलेज ऑफ कल्चर एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इट, आप जो एग्जाम देने जा रहे हो वो 21st सेंचुरी में देने जा रहे हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के सम्मुख कौन कौन सी परेशानियां हैं। लिखो,
नाउ द हेडिंग इज स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एज एन आईएएस ऑफिसर। लिखो, एज एन ऑफिसर, भूगोल का एक अधिकारी के रूप में अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। क्या काम करेगा ये तुम्हारे करियर में। और जो प्रॉब्लम्स आज मैं बताने जा रहा हूं, पेपर खोलो मेंस का, तो मैं अभी क्वेश्चन दिखाता हूं। डन है, खत्म करो आज इसको, देख लो। अब जैसे भौमिक ने लिखा है कि वेस्टर्न कोस्ट इज वर्नेबल टू द साइक्लोन्स। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, दिस इज अ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। वेस्टर्न कोस्ट इज नॉट वर्नेबल टू द साइक्लोन्स बिकॉज वेस्टर्न कोस्ट यानी अरेबियन सागर जो है वो खुला हुआ है, वहां पर चक्रवातीय कंडीशंस नहीं जनरेट होती हैं। दिस इज नॉट द नेचुरल फिनोमेना। बे ऑफ बंगाल इज अ क्लोजर वन होने की वजह से वहां पानी की मात्रा गर्म होती है और वहां लो प्रेशर जनरेट होता है। दिस इज द न्यू फेनोमेनन, एक नया प्रभाव हो रहा है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड द राइजिंग ऑफ द सी टेम्परेचर, जहां पर थोड़े से टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से समुद्र का पानी गर्म हो रहा है और साइक्लोन भारत के दोनों तटों पर आ रहा है। योर स्टेटमेंट नेचुरली ज्योग्राफी के सिद्धांतों के हिसाब से गलत है। दिस इज बेस्ड ऑन ग्लोबल वार्मिंग फेनोमेनन। ये वैश्विक तापन की जो परिस्थितियां, उसके हिसाब से ये जो नया फेनोमेनन है वो बिल्कुल अलग है। वही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूपीएससी इज मोर एम्फेसिस जो है वो नए डाटा पर बहुत एम्फेसिस कर रहा है, नए कॉन्सेप्ट पे एम्फेसिस कर रहा है। सो इसके पीछे ओशिनिक जो ज्योग्राफी है, दैट इज ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक ऑफिसर, एक अधिकारी के रूप में आपको भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। डू यू हैव मैप? क्या इस समय आपके पास मैप है, आपके पास कॉपी में? अगर मैप है तो आप मेरे साथ एक बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट बना सकते हैं और आज आप जीएस के तीनों पेपर से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। हम भारत को जरा ध्यान से देखते हैं। भारत एक बहुत ही बड़ी भूमि है। अगर आप इतिहास में पढ़ते हो, जब हम एनसीईआरटी की बुक्स में जाते हो, प्राइमरी बुक्स में, भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, यानी आर्यों का देश, जिन्होंने वैदिक जो है रचना की। इसके बाद भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। आर्यावर्त जम्बू द्वीपे, आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भरत खंडे। ठीक है, अगर संस्कृत के श्लोक में जाते हैं, यानी ये भरत, जो राजा भरत थे, उनके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। ये एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है। ये आर्यावर्त कहा जाता था, यानी आर्यों की भूमि। तो यहां पर जो है पूरे पैन इंडिया में इस पे कॉन्फ्लिक्ट है और इसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। जम्बू द्वीप का मतलब हुआ कि ये जो है वो जामुन के पेड़ों का देश कहा जाता था, जामुन के पेड़ों का देश कहा जाता था। तो सवाल ये, दैट इज अ जम्बू द्वीप है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मेंस का पहला क्वेश्चन है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता, वाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट। पेपर खोलो, अगर आप जाओगे 2012 से 2020 का मेंस का पेपर देख लो, तुम्हें ये क्वेश्चन दिखाई पड़ जाएगा। चलो चेक करो, पेपर नंबर 1, ठीक है, जीएस पेपर 1, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता, वाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस का, ठीक है। यस, देखते जाओ। अब सवाल है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, भारत की यही एक भौगोलिक सेगमेंट जो है वो एक भारत की आगे चलकर प्रॉब्लम बनने जा रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा। एक तरह से अगर हम इसके आधे भाग को देखें, ध्यान से यहां देखो, अगर हम इसके आधे भाग को देखते हैं तो ये लैंड बाउंड्री से घिरा हुआ है, लैंड बाउंड्री से घिरा हुआ है। और इसके आधे भाग को अगर हम देखते हैं तो ये कोस्ट लाइन से घिरा हुआ है, ठीक है। ये हमारा जल तट के साथ घिरा हुआ है। बड़ी अद्भुत जो है वो प्रकृति ने इसको बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। प्रकृति ने इसको बहुत ज्यादा वरदान भी दिए हैं। जैसे जो भारत के पार यानी उपमहाद्वीप के पार का हिस्सा है, वहां पर जो है बहुत शीत लहरें यानी बहुत ठंडा क्षेत्र है। और भारत में हिमालय की जो प्रस्तुति है, जो हमारा हिमालय है, वो एक बेसिक क्लाइमेटिक डिवीजन है। भारत का पूरा जलवायु विभाजक के रूप में काम करता है। उधर से आने वाली हवाओं को रोकता है, इधर से आने वाले मानसून को रोककर बारिश करा देता है। और भारत में जो है वो मौसम ज्यादा अच्छा बना रहता है, ज्यादा जो है बारिश होती है कंपेयर टू द, अगर हम तिब्बत की तरफ जाए या गोबी की तरफ जाए, जो कि एक डेजर्ट के रूप में है। क्लियर है। लेकिन प्राचीन समय से जो आज हमारा गांधार है, अगर आप महाराष्ट्र में, अगर आप वहां जाते हो, धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम देखते हो तो गांधारी था। गांधारी मींस वो गांधार राज्य से, यानी अफगानिस्तान जो आज है, वो कभी इस पूरे, ये पूरा जो सेगमेंट था 1947 से पहले तक या प्राचीन काल में, ये भारत भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, पूरा हिस्सा, ठीक है। तो ये एक तरह सा एक कल्चरल सेटअप, एक पूरा जो है वो क्षेत्रीय रूप में जाना जाता था। 1947 में भारत को विभाजन देखना पड़ा और ये विभाजन जो था वो दुश्मनी के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये एक वैमनस्यता के आधार पर किया गया। और वहां पर जो है वो भारत, ये हिस्सा अलग हो गया, ये पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ, जिसको आज बांग्लादेश कहा जाता है। 1971 में ये बांग्लादेश के रूप में अलग हो गया और ये जो है वो पाकिस्तान के रूप में, जो है पश्चिमी पाकिस्तान, वो आज वर्तमान पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है।
अब यहां पर जो है धीरे धीरे समय के साथ धार्मिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता, भाषाई विविधता, इन दोनों यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में जो अलगाव हुआ था, पहले ये दोनों भारत से धर्म के आधार पर अलग हुए, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये दोनों यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वर्तमान में ये अलग हुए भाषा के आधार पर। बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती थी, ठीक है, वही जो भारत में अमार सोनार बांग्ला, और यहां पर उर्दू बोली जाती थी। तो पहचाने देखिए, पहले धार्मिक आधार पर अलग हुए, फिर भाषाई आधार पर फिर अलग हो गए, यानी लैंग्वेज के बेस पे डिवीजन हुआ। यानी जो हमारी समाज में पहचाने आइडेंटिटीज होती हैं वो हमें हमारी ज्योग्राफी, हमें हमारे सराउंडिंग के साथ अटैच करती है, और यही कई बार जो होती क्या होती है, ये भाषा के आधार पर ये दोनों एक दूसरे से अलग भी होते हैं। तो भारत के आसपास का जो क्षेत्र है, अब यह सवाल का जवाब क्या होगा, भारत को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, भारत में हर प्रकार की वो चीज पाई जाती है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, या तो वो टेम्परेट होगा यानी वो शीतोष्ण होगा, या वो उष्ण कटिबंधीय होगा, गर्मी बहुत पड़ रही होगी, रेगिस्तानी होगा, दलदली होगा, विषुवतीय होगा यानी इक्वेटोरियल होगा। भारत में क्या नहीं है? भारत के पास इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी है, भारत के पास डेसिडुअस फॉरेस्ट भी है, भारत के पास मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान भी है, भारत के पास वर्षा वनों का क्षेत्र दलदली हिस्सा भी है, भारत के पास पर्वतीय क्षेत्र यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट भी है, आपके पास एक तरह की टेम्परेट जलवायु यानी शीतोष्ण जलवायु भी है। भारत के पास सभी प्रकार के जलवायु विभाजन उपलब्ध है, और भारत का ये जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है ये एक कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी के इक्वल है। भारत में जो क्लाइमेटिक विविधताएं है, जो भारत में जलवायु के अलग अलग सेगमेंट्स है, यहां पर पर्वतीय, मरुस्थलीय, मैदानी, पठारी, वर्षावन, उष्ण आर्द्र, सारे प्रकार की जलवायु यहां पर पाई जा रही है। और भारत में जलवायु की विविधता भारत की वानस्पतिक यानी कि वेजिटेशन की डाइवर्सिटी भी तय करती है। अब इस पॉइंट्स को आप लिखोगे, आप बताओगे, डिस्कशन में दोबारा मैं इसको पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उस समय, बहुत ध्यान से मेरे डिस्कशन को सुनना है। तो यहां पर हर तरह की विविधता पाई जाती है, हर तरह की वनस्पतियां पाई जाती है, हर तरह के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी एक कॉन्टिनेंट के इक्वल जो है वो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, जो फ्लोरा फौना की डाइवर्सिटी है, वो भारत में अकेले पाई जाती है, भारत के आसपास के क्षेत्रों में भी अकेले पाई जाती है। सो इसीलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। राइट, चलें हम लोग आगे। तो पहली चीज है कि भारत के पास बहुत ज्यादा विविधता है, वो क्लाइमेटिक विविधता, ज्योग्राफिकल विविधता, लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया कि ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। वन हु हैज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ज्योग्राफी कैन कैपेबल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, एंड जो हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसकी वो समझ पैदा कर सकते हैं। अब भारत की इसी बात को देखो, आज ये बाउंड्रीज हमारी ऐसे देशों के साथ शेयर हो रही है जो भारत को मूल रूप से अपना दोस्त नहीं मानते हैं। किन देशों के साथ शेयर हो रही है, लिख लो। मेरा बचपन का सपना था एमबीए करने का, हमारी लैंड बाउंड्रीज किसके साथ शेयर हो रही है? मेरा बचपन का सपना था एमबीए करने का, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मेरा बचपन बीसीपीएन डिक्रीजिंग ऑर्डर में का सपना था एमबीए करने का, लिख लो इसको, ठीक है। यानी सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ? मुझे बहुत से बच्चों ने कहा पाकिस्तान के साथ, ना भैया, सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है बाउंड्री वाइज, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, भूटान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। क्योंकि पीओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं तो अफगानिस्तान की डूरंट लाइन को भी हम अपना हिस्सा मानते हैं, जो 80 किलोमीटर की लाइन है। क्लियर, डन। मेरा बचपन का सपना था एमबीए करने का, लिख दो, ये चलते जाओ। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। डन। तो ये भैया हमारी बाउंड्री है। बट सवाल ये है कि हम सबसे ज्यादा अपनी विदेश नीति में, अब तो खैर ये हुआ कि चलो नई जो मोदी डॉक्ट्राइन है उसमें हम विश्व मंच पे, हम G7 पे गए ना, अभी देखा आपने G7 पे हम गए, G7 पे जाके हमने बात की। आज हम चाइना के खिलाफ जो है ग्रुपिंग कर रहे हैं, चाइना के, आज हमने WTO के ऊपर दबाव डाला ना कि चाइना जो है वो इस वायरस की दोबारा जांच कराए कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति उसके यहां कैसे हुई। पर आश्चर्य तुम करोगे, आज मानते हो, आपने पढ़ा ये पेपर में, ध्यान से सुनते जाओ इसको। आज हम G7 दुनिया के ताकतवर देशों के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं और चीन के साथ, हम चीन के विरोध में आज हमने एक स्टेटमेंट दिया, हां या ना? यस, प्लीज मुझे बताओ, राइट, प्लीज, कि आज आपने पेपर में पढ़ा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले एक अपने गाल पे मारे कि इतनी देर हो गई पेपर अभी तक नहीं पढ़ा। और उजांग सर के समय ने पहले भी कहा था, भाई पहले सावधानी बता दी थी, पेपर नहीं पढ़ोगे क्लास में फिर मैं जो है वो डांट बहुत लगाऊंगा। और नहीं है तो लिखो,
ओजांग सर की क्लास में भैया पेपर पढ़ के आना है, ये बात ध्यान रखना। क्या न्यूज़पेपर के लिए 50,000 की जो है वो अलग से फीस देना चाहते हो? देना चाहते हो तो नहीं पढ़ाऊंगा। अगर 50,000 फीस एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो नहीं पढ़ाऊंगा भाई, खत्म हो गई बात। और नहीं देना चाहते हो तो ऐसे पढ़ाया जाता है। करंट अफेयर्स कोई विषय नहीं होता है, करंट अफेयर्स हर विषय का डायनेमिक पार्ट होता है, याद रखना। कोई सही बता रहा है तो इज्जत कर लो थोड़ी सी। हाँ भैया, तो सवाल यह है वाई वी आर फोकसिंग ऑन द चाइना एंड पाकिस्तान। अभी हमारी विदेश नीति में सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा बदलाव जो आया है, पहले हमारी पूरी मतलब जब आईआर है, जब टीचर के साथ पढ़ोगे, पूरी हमारी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक कंट्री के ऊपर ओरिएंटेड थी। एक कंट्री के ऊपर ओरिएंटेड थी, कौन था? पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान कुछ कहता था, हम जाके हाय दैया हाय दैया, अरे पाकिस्तान को समझाओ, अरे पाकिस्तान को समझाओ। हमने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। हम कहे यार पूरी दुनिया हमारे लिए है, हम केवल इसी के साथ रुक जाएंगे? कारण यह था कि भारत के जो 3 स्टेट्स और एक यूटी, अब जो हमारा कश्मीर हो गया है, ये इसकी बाउंड्री शेयर होती है। आप गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर, ये सारी की सारी बाउंड्री शेयर होती है। और पाकिस्तान ने 1971 के बाद, ये बांग्लादेश वॉर के बाद जो है वो तय कर लिया कि भारत को कई टुकड़ों में इतना काटेंगे, इतना जो हम घाव देंगे कि वो हर घाव से उसके खून लगातार बहता रहेगा। एंड उसने जो है वो कौन से वॉर को स्थापित किया? छद्म वार। मेंस का क्वेश्चन था, प्रॉक्सी वॉर की रणनीति अपना ली। 71 में जब हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 हिस्सों में बांट दिया, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवा लिया, राइट, तो उसको समझ में आ गया भारत से अब डायरेक्ट वॉर नहीं जीती जा सकती है। तो उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई आफ्टर 1971? प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी, यानी छद्म युद्ध की नीति। इसमें डायरेक्टली सेनाएं नहीं लड़ती हैं, इसमें आतंकवाद के थ्रू, इनडायरेक्ट वे में थ्रू, स्लीपर सेल्स के थ्रू लगातार इस तरह से युद्ध किए जाते हैं। इसमें जो है वो फेक करेंसीज, ड्रग्स, जैसे पाकिस्तान जो पंजाब में इन्होंने ड्रग्स भेजना शुरू किया, इतना ड्रग्स भेजना शुरू किया, ये सभी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। भाई पूरी जनता ही खराब होती चली जा रही है, ड्रग्स ले रही है, ठीक है, हथियार हो गए, जाली नोट हो गया, नेपाल बांग्लादेश के रास्ते ये जो है वो जाली नोट का कारोबार करे, इंडियन इकोनॉमी को तबाह कर दो। तो प्रॉक्सी वॉर इज नॉट अबाउट ओनली द टेररिज्म, इट्स ऑल अबाउट फेक करेंसी, इट्स ऑल अबाउट हवाला मनी, इट्स ऑल अबाउट ब्लैक मनी, इट्स ऑल अबाउट ड्रग्स, ठीक है। और अंदर जो लोग हैं, जो आपके असंतुष्ट लोग हैं, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट में कई ग्रुप ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं, भारत सरकार से उतने ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, उनको एक्सेजरेट करना, बोले मैं हथियार दे रहा हूं। भारत में जो नक्सलाइट आंदोलन हो रहा है, उनके पास AK-47 कहां से आई? ठीक है, AK-47 उनको सप्लाई करा दी, उनको जो है वो बॉम्ब सप्लाई करा दिए कि तुम भारतीय सुरक्षा बलों पर ज्यादा बढ़िया जो है अटैक करो और अच्छे से करो। तो ये सब क्या? दिस इज द फेसेस ऑफ प्रॉक्सी वॉर। ये छद्म युद्ध की नीतियां होती हैं। ये आपके जो है वो GS पेपर 3 का आप पेपर उठाकर चेक कर लेना आज। क्लियर है? तो सवाल यह है कि हमें क्या करना होगा। हमने अपना फोकस यहां से उठाया और हम वैश्विक फोकस की तरफ, भारत को उभरना है। अब क्यों उभरना है यह भी जान लो। जब आप GS NCERT में जाते हो, फिर से ध्यान से समझना, तो जब आप 1905 में बंगाल के विभाजन पर पढ़ते हो तो कर्जन का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। कर्जन का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप देखोगे बार बार इंडियन ओशियन का जिक्र आ रहा है, बार बार तुम देखोगे हिंद महासागर का एक जिक्र आ रहा है। 1905 में कर्जन ने कहा था, अगर आप NCERT को चेक करोगे तो पाओगे कि भारत चाहे या ना चाहे, इंडिया इज विलिंग और नॉट, लेकिन आने वाले समय में इंडिया को एक लीडिंग रोल निभाना पड़ेगा इंडियन ओशियन में, बिकॉज इंडिया हैज अ क्राउन पोजीशन। भारत के पास एक मुकुट मणि की स्थिति है। भारत को जरा ध्यान से देखो क्या है भारत का, जो है वो ध्यान से देखो, एक मुकुट मणि, यानी मुकुट में लगने वाला जो हीरा मणि होती है, वो इसके को बोलते हैं क्राउन पोजीशन, यानी दिस इज नोन एज क्राउन पोजीशन। और अगर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हिंद महासागर लगातार चर्चा में बना हुआ है। इट इज द ओनली ओशियन, इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन इन द वर्ल्ड जिसका किसी देश के नाम पर उसका नाम पड़ा है। नंबर 1, द क्राउन पोजीशन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये पूरे हिंद महासागर को 2 हिस्सों में बांटता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, 2 हिस्सों में बांटता है। और क्राउन पोजीशन होने की वजह से, ध्यान से समझना, इसके आसपास के सभी देशों को यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा। और इंडिया के पास आप देखिए पूरे हिंद महासागर में कैसे जैसे चाकू किसी जो है वो तरबूज में प्रवेश कर जाता है, चाकू जो है तरबूज को 2 हिस्सों में काटता चला जाता है, वैसे इंडिया की जो क्राउन पोजीशन है वो इंडियन ओशियन में एक बहुत लंबी गहराई तक प्रवेश कर जाता है। यानी कर्जन ने 1905 में यह बात कह दी थी कि अगर भारत
चाहे या ना चाहे इंडिया को एक लीडिंग पोजीशन लेना ही पड़ेगा। दिस इज नोन एज क्राउन पोजीशन। और यही रीजन है कि चीन जो है वो भारत के, चाहे हम्बनटोटा, श्रीलंका या भारत के आसपास के जितने देशों को, उनको पैसा दे रहा है कि हम भारत को हिंद महासागर के अंदर घेर ले, और भारत अपने साथ के देशों को जोड़ रहा है। और अगर आज का पेपर तुमने पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा डीआरडीओ आने वाले समय में भारत की 90% पनडुब्बियां, परमाणु पनडुब्बियां यानी कि सबमरीन, एटॉमिक सबमरीन जो होंगी, जो हमारे इस सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है, वो भारत खुद बनाएगा। यस या नो? आज आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? 90% जो एटॉमिक सबमरीन्स होंगी वो भारत अब खुद निर्माण करेगा, जो हम पिछले कुछ समय से रशिया से मांग रहे थे। गोरफा शौक मांगा या तमाम मांगा, जिसमें वो पुरानी पुरानी हमें पनडुब्बियां देता, तो हमारे 11-11, 12-12 नाविक उसमें जो है वो उनकी डेथ हुई है, शहीद हुए हैं वहां पर। तो ऐसी कंडीशन में आपने आज की खबर पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे बताओ? आज की सारी खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपने उसको एक खबर के रूप में लिख लिया, पर सवाल है कि वो खबर के पीछे पर्पस क्या है? व्हाई वी नीड एटॉमिक सबमरीन? हमें जरूरत क्या है परमाणु पनडुब्बियों की? क्योंकि चाइना अपनी परमाणु पनडुब्बियों को अंदर भेज चुका है। एटॉमिक सबमरीन वो सेगमेंट्स होते हैं जो बिना ऊपर आए, बिना सर्विलांस में आए, कई कई लंबे समय तक उनको ईंधन मिलता रहता है और पानी के अंदर से वो सर्विलांस और अटैक दोनों कर सकते हैं। भारत के पास इसकी बहुत बड़ी कमी रही है और भारत अपने दोस्त रशिया से लगातार ये मांगता रहा है, लेकिन वो ऑब्सोलीट यानी पुराने जो है सबमरीन्स को देता, जो बहुत गहराई में जाकर सर्विलांस नहीं कर सकते थे। और चीन का मुकाबला करने के लिए इंडियन ओशियन में भारत को इस तरह की एटॉमिक सबमरीन्स की आवश्यकता बहुत ज्यादा बनी हुई थी। यस या नो? पढ़ा आज आप लोगों ने? जिन्होंने नहीं पढ़ा लिखे, मेरे से कुछ गलती हुई है, ठीक है, वो अपने पापों को भी लिखते रहो, जरूरी होता है कई बार। कैसे कर रहे हो तुम्हें पता कहां चलेगा? पढ़ाई तो तुम्हारी चल रही ना, कि जब तक सर जो लाइन वाला नहीं पढ़ाएंगे तब तक हम एनसीईआरटी नहीं समझ पाएंगे ना। यूपीएससी सिविल सर्विसेज दे रहे हो, यहां चक्र उल्टा चलता है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नहीं हो बाबू की बी कॉपी भर के चले जाओगे, आईएएस बन जाओगे। ये यूपीएससी है, यहां तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी सीट लेने के लिए बैठा हुआ, बड़े ध्यान से समझना। सुनो, इंडिया का जो ज्योग्राफी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उसके पास कोस्ट लाइन भी अवेलेबल है, उसके पास जो है वो लैंड बाउंड्रीज भी अवेलेबल है, यानी कि सीमा क्षेत्र भी उपलब्ध है। और भारत के पड़ोस के जितने भी देश हैं वो भारत को क्या कर रहे हैं? वो भारत को एक तरह से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं या एक ऑब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए भारत की जो विदेश नीति है वो क्षेत्रीय नीति कही जाती है। क्या कहा जाता है? लिखो, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो रीजनल पॉलिसी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इंडिया अपना वैश्विक डायमेंशन क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है, वो अपने आसपास की चीजों में ही घिरा हुआ है। दैट इज नोन एज रीजनल पॉलिसीज। बांग्लादेश क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, नेपाल में ओली क्या कह रहे हैं, यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। म्यांमार में जुंटा क्या कर रही है, ठीक है, यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट डजंट मैटर कि यूएस में क्या हो रहा है या जो है साउथ अमेरिका में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, यह बहुत बाद की बात हमारे लिए बन जाती है। और इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के 75 सालों तक मोस्टली अपना पूरा फोकस केवल और केवल जो है वो रीजनल एस्पेक्ट्स पे ही रखा था। और यही रीजन है आज भारत की विदेश नीति को क्या कहा जाता है? प्लीज मुझे बताओ, क्या आप लोग अवेयर हैं आज भारत की विदेश नीति को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि पड़ोसी प्रथम की नीति। क्लियर है? यानी हम अपने पड़ोसी का ध्यान देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मित्र बदले जा सकते हैं परंतु पड़ोसी नहीं। यह हमारी ज्योग्राफी तय करती है। वहीं यूएस के आसपास समुद्र ही समुद्र, एक तरफ प्रशांत महासागर, एक तरफ अटलांटिक है, उसका कोई दुश्मन आपको ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा। एक ही तरफ से था जहां मैक्सिको से माइग्रेंट्स अंदर आते थे और वहां पे भी ट्रंप ने क्या बना दिया था? वॉल बनवा दी। हालांकि वो अमेरिका के लिए बड़ा फायदे का सौदा था कि वहां से सस्ते काम करने वाले आते थे। जब अमेरिका परेशान हुआ तब उसने क्या किया? वहां के लोगों को निकालकर बाहर कर दिया। राइट? तो भारत की जो स्थितियां हैं, भारत की जो परिस्थिति है वो बहुत ही जटिल है, याद रखिएगा। डन है? नेक्स्ट वन। So you have understand the first point, that is you have to understand the boundaries, challenges and conflict. लिखो, भारत की सीमा संबंधी चुनौतियां और विवादों को समझना। शाबाश किशन, वेल डन। तुमने मालदीव का जिक्र किया, बहुत बढ़िया। तुमने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी में, अभी आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस में हमने जो है वो उसको समर्थन किया है, पढ़ा, बहुत बढ़िया, वेल डन। कटिंग करो, लिखो वहां पे। मेरी क्लास के साथ साथ तुम जो है वो मास्टर बन जाओगे इसके जो है करंट अफेयर्स के। इसी तरह बहुत सारे, शाबाश बेटा। वेल डन।
ऐसे ही तो बच्चे आगे चलकर जो है वो अपने स्टैटिस्टिक्स को स्ट्रांग करते हैं। शाबाश। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, नहीं। मजेदार बात देखो, अभी मैंने कहा हिमालय की बड़ी गुणगान किया, अब आ जाओ ज्योग्राफी पे। हिमालय हमारी सदा नीरा नदियां, मेंस का क्वेश्चन था, हिमालय इज द सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर। भारत में दो तरह का नदी तंत्र है, ये जितना आप देख रहे हो ये पेरेनियल है, जिसमें हमेशा पानी बना रहता है, क्योंकि इसको सोर्स हिमालय के ग्लेशियर से मिलता है। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़े ना था। नदी को कैसे पता, इंडस को कैसे पता कि 1947 में भारत और पाकिस्तान बट गया? वो तो नदी तो अपने ढाल के सिद्धांत पे बही चली जा रही है। तो भारत और पाकिस्तान के, भारत के और पड़ोसी देशों के बीच नदियों को लेकर विवाद है। नदियों के, जहां इंडस सिंधु नदी, अभी 2 साल पहले 3 साल पहले मेंस का क्वेश्चन, सिंधु नदी का पानी जो है 80% वो बहता है पाकिस्तान में, उसको लेकर विवाद। भारत के बनाए जाने हाइड्रो प्रोजेक्ट पे विवाद। बांग्लादेश और बंगाल के बीच में, वेस्टर्न बंगाल के बीच में तीस्ता नदी को लेकर विवाद। ठीक है, तो तमाम ऐसी नदियां जो क्रॉस बाउंड्री, क्योंकि हिमालय इस पूरे क्षेत्र की नदियों का जल स्रोत है, जीवन का कारण है, सिंचाई का कारण है। और ऐसा नहीं है, भारत और चीन के बीच में ब्रह्मपुत्रा जो सांगपो है, जो यहां बहती है, उसको लेकर विवाद। उसने झांगू डैम बना दिया, पानी को रोक रहा है। लोग यहां तक कह रहे हैं मीडिया कि चाइना जो है वो वाटर बॉम्ब बना रहा है, हाइड्रो बॉम्ब बना रहा है, यानी कल को वो पानी छोड़ देगा, भारत तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब है चीन भारत के बीच में, नेपाल भारत के बीच में, बांग्लादेश भारत के बीच में, पाकिस्तान भारत के बीच में नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर भी विवाद बना हुआ है, और यह बना रहेगा। और भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध स्थापित करना, रिलेशनशिप को मेंटेन करना वन विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, द रिसोर्सेज, संसाधन। अभी मैंने तुमसे कहा था ना, नेचुरल एनवायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? नाम तो सुना ही होगा, संसाधन। क्यों? नाम तो सुना ही होगा, बताओ जरा, किसने किसने रिसोर्सेज नाम सुने हैं? बताओ रिसोर्सेज क्या हैं? Why resources are important? Why resources are important? ज्योग्राफी का जो 11th क्लास और 12th क्लास की ज्योग्राफी है ना एनसीईआरटी की, इसी के आसपास पूरी घूमती है, इसी वर्ड के अंदर पूरी। ये सबसे ज्यादा 3 किताबें हैं उसकी, तीनों इसी के आसपास घूमती हैं। सोचो, ईमानदारी से बताना, यह शब्द आपने कितनी बार सुना होगा, इतने पहले कितनी बार पढ़ा होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, मेरे साथ अगर पढ़ना है, जो शब्द हम यूज करेंगे, जो वर्ड यूज करेंगे, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, और मीनिंगफुल वर्ड पता होना चाहिए, राइट? नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। यूपीएससी ना आपका डिसेक्शन करके ना पूरा काट पीट के अलग कर देगा। डन है? लिखो, रिसोर्सेज आर अटमोस्ट कंडीशन, resources are utmost condition for value addition of any country or any economy. लिखो, value addition, it is the utmost condition, must condition for value addition in any country or any economy. लिखो, संसाधन किसी राष्ट्र या अर्थव्यवस्था में, संसाधन किसी राष्ट्र या अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन करने की अपरिहार्य शर्त हैं, अपरिहार्य शर्त हैं, अटमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। और राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र एक गतिशील धारणा होती है। नेशन इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। 1947 में जो भारत था, 2021 के भारत में आपको एक गतिशीलता दिखाई पड़नी चाहिए। चाहे वो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात हो, चाहे वो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने की बात हो, चाहे एजुकेशन बढ़ाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, हॉस्पिटल, आपको किसी भी चीज को आगे बढ़ाने की बात हो, दैट इज अ वैल्यू एडिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। एंड वैल्यू एडिशन, हर राष्ट्र आगे बढ़ना चाहता है। अगर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा तो वो पतनशील हो जाएगा।
लोग एक दूसरे की हत्याएं कर देंगे। अफ्रीका में तमाम डेमोक्रेसीज खत्म हो गई और वहां पर आप देख रहे हैं 100 लोगों को 200 लोगों को गोली मार दी जाती है। अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र बनना चाहता है तो आखिर प्रगतिशीलता यानी वैल्यू एडिशन के लिए वो चीज क्या है? वो चीज है रिसोर्सेज। विदाउट रिसोर्सेज वैल्यू एडिशन कैन नॉट बी हैपन और कैन नॉट बी पॉसिबल। बिना संसाधनों के कोई भी राष्ट्र मूल्यवर्धन को हासिल नहीं कर सकता। आपका काम है लिखना। Without resources, value addition cannot be established or happen। बिना संसाधनों के कोई राष्ट्र मूल्यवर्धन नहीं कर सकता, याद रखिएगा। एग्जाम्पल दूं? अंदाजा लगाइए, आप एक मानव हैं, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं जिस पर आपके माता पिता ने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं कि आप आईएएस ऑफिसर बनोगे या आप जो पीसीएस ऑफिसर बनोगे। पर अंदाजा लगा के देखो, अगर आज आपके पास नेट पैक या स्मार्ट जो है वो फोन नहीं होता, क्या आज आप मेरी क्लास को देख या सुन पाते? हां या ना में मुझे जवाब दो। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन और अच्छा एक इंटरनेट पैक नहीं होता, क्या आप मेरी क्लास को सुन पाते? आप बहुत इच्छुक थे, आप आईएएस टॉप करने की आपके अंदर सारी काबिलियत मौजूद है। मैं आपको उसी तरह पढ़ा रहा हूं जैसे आपको पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन मैं यहां दिल्ली में बैठा हूं, आप जाने कहां बैठे हैं। हम दोनों के बीच में जो लिंक है वो रिसोर्स है। इस समय आपका जो इंटरनेट है, आपका जो फोन है, जो आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इट इज अ रिसोर्स फॉर यू। और आप मुझे बताइए, पढ़ने के बाद, अपने कोर्स को पूरा करने के बाद, एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप राष्ट्र के लिए एक संसाधन स्वयं में बन जाएंगे, राइट? आप एक ऑफिसर बनेंगे और राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए रात दिन काम करेंगे। तो मुझे बताइए, क्या बिना रिसोर्स के आपका वैल्यू एडिशन हो सकता था? आप आईएएस बनने के बाद आप एक सामान्य व्यक्ति से, आज आपको रामू नाम दिया जाता होगा, किसी भी नाम से बुलाया जाता होगा, कल आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे। लेकिन मुझे बताइए, क्या संसाधन के बिना यह वैल्यू एडिशन पॉसिबल है? राष्ट्र को भी जब किसी भी रूप में आप रोजगार पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं भारत के हर युवा को जो है शिक्षा मिले, बट विदाउट रिसोर्सेज इट इज पॉसिबल और नॉट? सो रिसोर्सेज इज द वन ऑफ द 3 किताबें एनसीईआरटी की डिवोट हैं इसी शब्द के लिए। 3, ठीक है, पूरा का पूरा वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, ये 3 किताबें दे रखी इन्होंने सिर्फ रिसोर्स वर्ड के आसपास। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा इंडस्ट्रीज, तीसरा ह्यूमन रिसोर्स। पूरी एनसीईआरटी खोलूं, तीनों किताबें खोल दूं 11वीं 12वीं की? अभी देखो, स्मार्ट स्टडी ऐसे होती है, उल्टा घुमाया जाता है इसमें चक्र। नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। किसको प्राकृतिक? 7वीं क्लास की एनसीईआरटी कहती है नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच इज नॉट जनरेटेड बाय द ह्यूमंस। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो मानव के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, मानव हस्तक्षेप का उसमें कोई नहीं, ये प्रकृति प्रदत्त हैं। लिखो, दैट इज गिवन बाय द नेचर, ये प्रकृति प्रदत्त हैं। पता होना चाहिए ना नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। मनुष्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, प्रकृति प्रदत्त हैं। क्या? लैंड दिया हुआ है, लैंड, सॉइल, एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट। लिखो, भूमि, मृदा, कृषि, ये सारा सिलेबस में है तुम्हारे। जल और वन, जल और वन लिखते जा रहे हो या इस ख्वाब में बैठे हो कि अभी तो ज्योग्राफी शुरू नहीं हुई? नहीं लिख रहे हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दूसरा, इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल रिसोर्सेज, ये भी आपके दिया हुआ है। 8th क्लास में अब आप जाते हो, 8th क्लास की पूरी एनसीईआरटी रिसोर्स के आसपास है। फिर 11th क्लास में, 12th क्लास में ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा डोमिनेंट हिस्सा है ये, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें पूरी एनसीईआरटी हम भारत के लोग पढ़ते हैं, उसमें जो आप हम रिसोर्सेज एंड पीपल, लोग और अर्थव्यवस्था, वो पूरा इसके आसपास है। ह्यूमन रिसोर्सेज लिखो, मानव संसाधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी संसाधनों में वृद्धि करने का काम इसका होता है, एनहांसमेंट। टॉपिक्स देख लो कौन कौन से हमें पढ़ने होंगे, लिखते जाओ। पॉपुलेशन, जनसंख्या, जीएस पेपर 1 मेंस का उठाओ, जनांकिकी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मेंस का पेपर उठाओ। दूसरा, डेमोग्राफी, जनांकिकी है। जनसंख्या और जनांकी में क्या अंतर होता है? लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी? लिखते जाओ क्वेश्चन। What is the difference between population and demography? जनसंख्या और जनांकी में क्या अंतर होता है? प्रश्न लिखो।
तभी तो हम आगे जवाब ढूंढेंगे। अभी पटेल तुम्हारा जवाब दे रहे हैं हम, आ रहे हैं। फिर लिखो सेटलमेंट, अधिवास। ये हमारा मकान वकान कैसे रहता है, झुग्गी झोपड़ियां, ग्रामीण बस्तियां, शहरी प्लॉट्स, ये कैसे बनते हैं हमारे, सेटलमेंट। अगला इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। कल्चर, संस्कृति। माइग्रेशन, ये जो गए थे शहरों में बेचारे काम करने के लिए, और वहां से जब मार खा के जब लौटे, आपने देखा होगा हजारों हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर हजारों हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए। क्या है ये माइग्रेशन, क्या है ये पलायन। और इमिग्रेशन, अभी देखो डोनाल्ड ट्रंप ने H1 में वीजा पे बैन लगाया था, अभी बाइडेन ने खोला ना उसको, ठीक है। तो हम अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इमिग्रेशन यानी प्रवासन। सो दैट इज अ माइग्रेशन यानी पलायन, और इमिग्रेशन यानी प्रवासन। क्या है ये, क्यों है ये, क्या होता है पुश फैक्टर और क्या होता है पुल फैक्टर। क्लियर है, बहुत मजा आएगा। मेंस का क्वेश्चन ऐसे फैला के रखो, इसमें आपको जो है वो सारे सेगमेंट्स मिल जाएंगे। डन है। कैसी लगी आज की डिस्कशन, जो क्वेश्चन लिखा है वो अलग करो। अब जैसे इन्होंने पूछा है कि सर आपने 2 कॉपी क्यों बोली, मुझे बताओ। जब मैं तुम्हें इसके बारे में बता रहा था, और यहां मैंने हिस्ट्री को कोट किया था, कर्जन ने 1905 में कहा था कि इंडिया चाहे या ना चाहे, भारत की क्राउन पोजीशन की वजह से हिंद महासागर में उसको डोमिनेंट पोजीशन रखनी पड़ेगी। ये तुम अपने साथ एक नोट्स में नहीं लिख सकते थे। कल जब आज तुम्हें पता है कि इंडियन, आप इतनी बड़ी बात हो चुकी है कि इंडो पैसिफिक वर्ड जो है वो एक नया वर्ड आ गया। पहले जो है वो इंडो पैसिफिक वर्ड यूज नहीं किया जाता था, आज हम इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका की पॉलिसी बदल चुकी है, आज हमने क्वाड बना लिया है। आज चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, गृह मंत्रालय कर रहा है कि भारत को अपनी पनडुब्बियां बढ़ानी पड़ेगी। आज की न्यूज आई है, हिंद महासागर क्षेत्र बहुत ही ज्यादा आने वाले टाइम में संवेदनशील यानी कि बहुत ही वनरेबल सेक्टर बनने वाला है। यह युद्ध का आधार बन सकता है दोनों देशों के बीच में या कई देशों के बीच में। अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है, भारत को अपना मित्र बना रहा है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना लिया। बहुत बड़ी बात है, स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक साझेदार भारत को घोषित कर दिया है। आप ये सोच के देखो, अगर आप इसका आंसर राइटिंग जब लिखनी पड़ेगी तो आप कहां से कोट करोगे। क्लियर है। डन। सो यू मस्ट बी वेरी अवेयर। आज पूरे तुम्हें समझ पिक्चर एक्चुअली है कितनी बड़ी। वी आर नॉट फाइंडिंग आउट द ज्योग्राफी। 6ठी क्लास से 12वीं क्लास की पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ोगे, सवाल है हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमसे कितने क्वेश्चन होंगे। कल आप क्या करोगे, कल की क्लास में आप आओगे, मेंस के क्वेश्चन सामने रखोगे, मैं आपको कोट करता जाऊंगा, चेक करते जाना कि सर मेरे क्वेश्चन कितने हो रहे हैं या कितनी मेरी समझ में आ गए। और आपको पता होगा कि एनसीईआरटी में ज्यादा टाइम जो है वो 6ठी 7वीं 8वीं पे लगाते हैं, लेकिन कोर यानी हृदय, दिल कहां बैठा हुआ है, वहां तक टीचर पहुंचता ही नहीं है जल्दी। ठीक है, तो फैक्ट फाइल और कॉन्सेप्ट फाइल तुम्हें तय करना है कि तुम्हें जाना कैसे है। आंसर के लिए कल मैं आपको एक मंच बता दूंगा, आप वहां पर आंसर भेज सकते हैं। आंसर मैं क्लास में कराऊंगा, आप मेरे साथ चेक करोगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन दे दिया, फंसेगा, जब मैं आऊंगा ना इस टॉपिक पे तुम्हारा ध्यान जाएगा। क्वेश्चन इसलिए मैंने फेंका है, अरे हाँ सर ने क्वेश्चन पूछा, ध्यान देना है। बीच बीच में तुम्हें जगाना भी तो पड़ेगा, यात्रा जब लंबी हो जाती है तो हम सो जाते हैं। हाँ, अभी तो मसूरी बड़ी दूर है, तो बीच बीच में मैं क्या करता हूं, ब्रेकर बहुत बनाता हूं, ठीक है, ताकि धड़ाम से नींद खुले। 50 किलोमीटर के बाद फिर तुम जो है अलर्ट होकर बैठ जाओ, नहीं वो जांग सर देख रहे हैं, नहीं तो पता चला कि अच्छा कितनी दूर है, 200 किलोमीटर, चलो एक नींद मार लेते हैं। तो यहां सोने के लिए समय नहीं दूंगा, याद रखना एनसीईआरटी में। डन है। और कल से पेपर पढ़कर आना, चाहे न्यूज़पेपर तुम अखबार से पढ़ो, उल्टा होकर पढ़ो, सीधा होकर पढ़ो, ठीक है, जैसे मन करे पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़कर आना। तुम समझ गए होगे खतरनाक आदमी है, स्टैटिस्टिक्स सिखाएगा। डन है। और आज जो डिस्कशन हुआ है, जो मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 कॉपियां मेरे कहने पे बनाई है, प्लीज कटिंग करके जो मैंने आज बताया उसको चिपका लो। अगर रियली में अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, कटिंग कर लो या उसके छोटे पॉइंटर बना के उसको जो मैंने नोट्स बनाया है उसको चिपका लो। टॉपर्स ये करते हैं। तो गुरु गुड़ रह जाएगा, चेला शक्कर हो जाएगा। आज के बाद ये मजा आएगा आपको। डन है।